हिंदी साहित्य क्लास 45। इसमें दो शब्द है, एक है सत्य और एक है असत्य। सत्य का मतलब है जो चीज़ तीनों कालों में खंडित ना हो सके। सत्य का मतलब है जो चीज़ तीनों कालों में खंडित ना हो सके। असत्य का मतलब है जिस चीज़ का अनुभव तीनों कालों में ना हो सके। जिस चीज़ का अनुभव तीनों कालों में ना हो सके। तो चार चीज़ें होती हैं, सत्य, असत्य, सत्य और असत्य, और ना सत्य और ना असत्य। सत्य और असत्य को उभय भी बोला जाता है और ना सत्य और ना असत्य को अनिभय भी बोला जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं रस निष्पत्ति। तो जो रस निष्पत्ति है, यानी रस निष्पत्ति की अभिव्यक्ति। रस निष्पत्ति किसे बोलते हैं? यानी अभिव्यक्ति को ही रस का निष्पत्ति बोला जाता है। जैसे बरसात में मिट्टी की गंध जो है, ये रस की निष्पत्ति है, यानी अभिव्यक्ति है। तत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। तत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। तत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। तत्र का मतलब है मंच पर। ठीक है, मंच पर। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। तत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। जब मंच पर अभिनय होता है तो दर्शक के अस्थायी भाव का संयोग मंच पर उपस्थित विभावों, अनुभावों और संचारी भावों के साथ होता है। इस प्रक्रिया के पूर्ण बिंदु पर दर्शक के हृदय में रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रक्रिया के पूर्ण बिंदु पर दर्शक के हृदय में रस की निष्पत्ति होती है। अब हम देखते हैं विभाव। विभाव का मतलब है, विभाव दो शब्दों से मिलकर बना है, वि प्लस भाव। इसका मतलब होता है भाव के कारण। विभाव का मतलब है भाव के कारण। तो भाव के दो कारण हो सकते हैं, एक है भाव को उत्पन्न करने वाले और दूसरा है भावों को गाढ़ा करने वाले। तो भावों को उत्पन्न करने वाले में आता है आलंबन विभाव। भावों को उत्पन्न करने वाले जो है उसे आलंबन विभाव बोला जाता है। आलंबन विभाव का मतलब है जिस पर टिका हो, उसे आलंबन विभाव बोलते हैं। आलंबन विभाव दो प्रकार से है, एक है विषय, एक है आश्रय। विषय का मतलब होता है जिसके बारे में मन में भाव आए। जिसके बारे में मन में भाव आए वो विषय है। आश्रय है जिसके मन में भाव आएगा। जिसके मन में भाव आएगा वो आश्रय है। भाव के कारण में दूसरा है भावों को गाढ़ा करने वाले। भावों को गाढ़ा करने वाले को उद्दीपन विभाव बोला जाता है। उद्दीपन विभाव का मतलब है उद्दीप करने वाला या भड़काने वाला। ये दो प्रकार से होते हैं, एक है विषय की बाह्य चेष्टाएं और दूसरा है वातावरण। विषय की बाह्य चेष्टाओं का मतलब है हरकतों से उत्पन्न हुए भावों को प्रगाढ़ कर देना। हरकतों से उत्पन्न हुए भावों को प्रगाढ़ कर देना। और वातावरण का मतलब है माहौल जिसके कारण भाव प्रबल होते हैं। माहौल जिसके कारण भाव प्रबल होते हैं। तो ये था विभाव। विभाव मतलब होता है भाव के कारण। भाव के दो कारण हैं, भावों को उत्पन्न करने वाले और भावों को गाढ़ा करने वाले। भाव को उत्पन्न करने वालों को आलंबन विभाव बोलते हैं। आलंबन विभाव का मतलब होता है जिस पर टिका हो। आलंबन विभाव दो प्रकार से, विषय और आश्रय। विषय का मतलब है जिसके बारे में मन में भाव आए और आश्रय का मतलब है जिसके मन में भाव आएगा। फिर आ जाता है भावों को गाढ़ा करने वाले। भावों को गाढ़ा करने वाले को उद्दीपन विभाव बोलते हैं। उद्दीपन विभाव का मतलब होता है उद्दीप करने वाला यानी भड़काने वाला। उद्दीपन विभाव दो प्रकार से होते हैं, विषय की बाह्य चेष्टाएं और वातावरण। विषय की बाह्य चेष्टाओं का मतलब है हरकतों से उत्पन्न हुए भावों को प्रगाढ़ कर देना और वातावरण का मतलब है माहौल जिसके कारण भाव प्रबल होते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं तीसरा है अनुभाव। अनुभाव का संबंध अभिनय से है। अनुभाव का संबंध अभिनय से है। अभिनय दो तरीके से होता है, एक है यत्नज और एक है आयत्नज। यत्नज में तीन प्रकार से अभिनय होता है। पहला है कायिक या आंगिक,
दूसरा है वाचिक और तीसरा है आहार्य। कायिक या आंगिक, वाचिक, आहार्य। कायिक या आंगिक, वाचिक और आहार्य। आयतनज को सात्विक भी बोला जाता है। आयतनज को सात्विक भी बोला जाता है। इसमें 5 प्रकार से अभिनय होता है। अश्रु, कंप, स्वेद, विवरता, जड़ता। अश्रु, कंप, स्वेद, विवरता, जड़ता। तो आयतनज को सात्विक बोला जाता है। सात्विक अभिनय 5 प्रकार से होते हैं। अश्रु, कंप, स्वेद, विवरता और जड़ता। विवरता का मतलब है चेहरे का रंग उड़ जाना और जड़ता का मतलब है बेहोशी जैसी स्थिति। अब देखते हैं संचारी भाव। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव बोला जाता है। संचारी भाव जो हैं ये 33 होते हैं। संचारी भाव का मतलब है जिसमें एक निष्ठता ना हो, जिसमें एक निष्ठता ना हो, यानी एक ही भाव अलग अलग रस के साथ हो, एक ही भाव अलग अलग रस के साथ हो। जैसे उदाहरण है असूया जो है, ईर्ष्या का भाव जो है ये असूया है। ये चिंता और ग्लानि में भी होती है। तो असूया, चिंता, ग्लानि ये जो भाव हैं ये अलग अलग रस के, मतलब एक ही भाव जो हैं ये अलग अलग रस के साथ हैं। तो ईर्ष्या का भाव जो है वो असूया रस में भी है, चिंता में भी है और ग्लानि में भी है। ठीक। अब 3 शब्द आता है। एक है सहयोगी भाव, एक है विरोधी भाव और एक है व्याघात। सहयोगी भाव का मतलब है जो अस्थाई भाव को बढ़ाने में मदद करे, जो अस्थाई भाव को बढ़ाने में मदद करे वो सहयोगी भाव है। विरोधी भाव क्या है? श्रृंगार रस के बीच में विभत्स का भाव हो जाना। श्रृंगार रस के बीच में विभत्स का भाव हो जाना ये विरोधी भाव है। ये गलत है, इसे बीच में नहीं लाना चाहिए। तीसरा है व्याघात। व्याघात का मतलब है विरोधी भावों के आने की वजह से किसी भाव का ठीक से प्रकट ना हो पाना। विरोधी भावों के आने की वजह से किसी भाव का ठीक से प्रकट ना हो पाना, तो ये व्याघात है। अब हम देखते हैं रस योजना। तो रस योजना में 2 चीज़ें हैं, एक है अंगी रस और दूसरा है रस योजना की समस्याएं। तो रस योजना की जो समस्याएं हैं इसे हमें प्रिंटेड नोट्स में से देखना है। और जो अंगी रस है, अंगी रस को ही प्रधान रस बोला जाता है। और अंगी रस यानी प्रधान रस 3 ही हो सकते हैं, या तो वीर, या तो श्रृंगार, या तो शांत। अंगी रस की कसौटियाँ 3 हैं। पहली कसौटी है बहुव्याप्ति होनी चाहिए, दूसरा है परिणति होना चाहिए और तीसरा है नायक की मूल प्रवृत्ति होनी चाहिए। बहुव्याप्ति, परिणति, नायक की मूल प्रवृत्ति। परिणति का मतलब है अंत में व्यक्त होना चाहिए। तो अंगी रस की 3 कसौटी है, बहुव्याप्ति, परिणति और नायक की मूल प्रवृत्ति। अब हम देखे हैं स्कंदगुप्त में अंगी रस शांत रस है। स्कंदगुप्त में अंगी रस शांत रस है। पहले वीर रस तथा श्रृंगार रस को लिखें और बताएं कि वो अंगी रस क्यों नहीं है। तो अंगी रस में, स्कंदगुप्त में अंगी रस शांत रस है। पहले वीर और शांत रस को लिखें, नहीं, पहले वीर और श्रृंगार रस को लिखें और बताएं कि वो अंगी रस क्यों नहीं है। अब हम देखते हैं शांत रस। तो शांत रस 3 प्रकार से हैं। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, जिसे वैराग्य भी बोला जाता है। फिर शांत रस में दूसरा है राम मूलक शांत। राम मूलक शांत, राम मूलक शांत का मतलब है पूर्णता से उत्पन्न शांति। पूर्णता से उत्पन्न शांति, तो ये राम मूलक शांति इसे कहते हैं। और तीसरा है आनंद रस या आनंद मूलक शांति। आनंद रस या आनंद मूलक शांति, इसमें आ जाते हैं देवसेना। देवसेना जो है वो आनंद रस या आनंद मूलक शांति का उदाहरण है। अब हम देखते हैं रस योजना की समस्याएं। तो छोटी समस्याएं जो हैं हम यहीं पे देख लेते हैं। तो रस योजना की समस्याओं में पहला पॉइंट है क्यों है, समस्याएं क्यों हैं। तो क्यों की समस्याएं, पहला है रस साध्य होना चाहिए। रस साध्य होना चाहिए, यानी इस रस को जो है वो साध्य होना चाहिए, जबकि इसकी अनुपस्थिति पाई गई इस नाटक में, स्कंदगुप्त नाटक में इसकी अनुपस्थिति पाई गई। रस को साध्य होना चाहिए लेकिन स्कंदगुप्त नाटक में इसकी अनुपस्थिति पाई गई।
साध्य का मतलब है, रस साध्य होने का मतलब है कि सीधा कथानक हो, सपाट चरित्र हो, वक्रता न हो, यानी वक्रता या द्वंद्व ना हो, और समुचित विभाव या अनुभाव या संचारी भाव हो। समुचित विभाव या अनुभाव या संचारी भाव हो। तो ये इसमें स्कंदगुप्त नाटक में नहीं है। दूसरा पॉइंट है समकालीन जगत से जुड़ाव। रस का समकालीन जगत से जुड़ाव होना चाहिए। नहीं, ये समस्याएं में, रस योजना की समस्याओं में दूसरा है समकालीन जगत से जुड़ाव। तो इसमें है द्वंद्व या संघर्ष, वक्र कथानक या विरोधी भाव और व्याघात। तो समकालीन जगत से जुड़ाव होना चाहिए, जबकि ये नहीं है। इसमें द्वंद्व या संघर्ष है, वक्र कथानक या विरोधी भाव है और व्याघात है। तीसरा पॉइंट है समस्या क्या है। तो समस्या क्या है, इसमें 2 पॉइंट है। एक है अंगी रस का निर्णय न कर पाना, अंगी रस का निर्णय न कर पाना, और दूसरा है रस की उपलब्धि सीधी सपाट भूमि पर नहीं हो पाती। रस की उपलब्धि सीधी सपाट भूमि पर नहीं हो पाती। अब हम वर्ग खा का जो प्रश्न था तीसरा, यानी सुखांत या दुखांत नाटक के बारे में, उसे चलिए देखते हैं कि स्कंदगुप्त सुखांत नाटक है या दुखांत या प्रसादांत नाटक है। तो सुखांत का मतलब है युद्ध का समाधान। सुखांत नाटक युद्ध का समाधान इसमें दिखाया गया है और धीरोदात्त नायक है। सुखांत नाटक क्यों नहीं है? क्योंकि नायक सब जीत गया पर इश्क हार गया। सुखांत नाटक क्यों है? क्योंकि इसमें युद्ध का समाधान दिखाया गया और धीरोदात्त नायक दिखाया गया। लेकिन सुखांत नाटक क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें नायक सब जीत गया पर इश्क हार गया अपना। शुद्ध रूप से सुखांत नहीं है इस वजह से। दुखांत नाटक क्यों है? क्योंकि नायक भद्र पुरुष है और अंत में हल्का विरेचन जैसा माहौल है, इस वजह से दुखांत नाटक है। क्यों नहीं है दुखांत नाटक? क्योंकि देश के संकट निपट गए हैं, इस वजह से शुद्ध रूप से दुखांत नाटक नहीं है। ये प्रसादांत नाटक है। प्रसादांत का मतलब है न शुद्ध रूप से सुखांत, न शुद्ध रूप से दुखांत, न शुद्ध रूप से सुखांत, न शुद्ध रूप से दुखांत, उसे प्रसादांत बोलते हैं। प्रसाद का दर्शन हावी। तो प्रसाद का दर्शन कौन से हैं? आनंदवाद दर्शन जो है ये प्रसाद का दर्शन है। आनंदवाद का मतलब है आनंद मूलक शांत। तो ये आनंदवाद है, ये प्रसाद का दर्शन भी है। इसका उदाहरण है आनंद मूलक शांति का देवसेना। अब अगला है इतिहास बोध या दृष्टि या दर्शन या दृष्टिकोण या नजरिया। तो इतिहास बोध या दृष्टि या दर्शन या दृष्टिकोण या नजरिया, ये क्या है? ये वैविध्य है। यानी वैविध्य में राष्ट्रवादी है, साम्राज्यवादी है, मार्क्सवादी है, सबाल्टर्न है, स्त्रीवादी है, दलित विमर्श है, आदिवासी है, और इन सबको मिला करके ही उपयोगितावादी बोल दिया जाता है। तो प्रसाद का इतिहास बोध में पहला पॉइंट है उपयोगितावादी नजरिया। उपयोगितावादी नजरिया में दो चीज़ें लिखनी है, जिसमें ए है सांस्कृतिक राष्ट्रवादी और बी है नवजागरण। उपयोगितावादी नजरिया में ए है सांस्कृतिक राष्ट्रवादी, बी है नवजागरण, जिसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवादी को 70% लिखना है। तो अपनी ओर से 5 से 7 वाक्य लिखें, जैसे उस समय देवबंधु वर्मा जैसे चरित्र देश को बचाने के लिए व्यक्तिगत हित को त्याग दें, ठीक उसी तरह आज के ज़माने में करना चाहिए। ऐसा कुछ लिखना है हमें। तो अपनी ओर से 5 से 7 वाक्य लिखें, जैसे उस समय देवबंधु वर्मा जैसे चरित्र देश को बचाने के लिए व्यक्तिगत हित को त्याग दें, ठीक उसी तरह आज के ज़माने में करना चाहिए। ऐसा कुछ लिखें अपनी तरफ से। प्रसाद के इतिहास बोध में दूसरा पॉइंट है इतिहास। तो इतिहास क्या है? कल्पना संबंध है। इतिहास में कल्पना संबंध है। इतिहास में पहला पॉइंट है प्रामाणिकता। तो प्रामाणिकता में रासों से तुलना
और प्रसाद, रासों से तुलना प्रसाद, 2 पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट है मात्रा, यानी कल्पना कितनी है, इतिहास की मात्रा कितनी है यानी कल्पना कितनी है, और उसका उद्देश्य क्या है। तो इतिहास कितना है, अगर ये देखें तो इसमें पहला पॉइंट है इतिहास ज़्यादा है कल्पना की अपेक्षा। दूसरा है कल्पना करने के कारण, तो इतिहास कितना है, इतिहास ज़्यादा है कल्पना की अपेक्षा। और कल्पना करने के कारण, तो कल्पना करने के 4 कारण हैं। कल्पना करने के 4 कारणों में से पहला कारण है देश काल मुक्ति, दूसरा है दर्शन, तीसरा है श्रृंखलाएं, और चौथा है अंतर्जीवन। देश काल मुक्ति मतलब आज के समय से जोड़ने के लिए या प्रासंगिक बनाने के लिए। देश काल मुक्ति जो है उसका कारण जो है, देश काल मुक्ति में जो कारण है ये इसका मतलब होता है आज के समय से जोड़ने के लिए या प्रासंगिक बनाने के लिए। दर्शन का मतलब है, दूसरा कारण जो दर्शन है, दर्शन यानी अपना दर्शन प्रस्तुत करने के लिए। तीसरा कारण है श्रृंखलाएं, यानी इतिहास की टूटी हुई क्रमबद्धता को जोड़ने के लिए, इतिहास की टूटी हुई क्रमबद्धता को जोड़ने के लिए। चौथा कारण है अंतर्जीवन, यानी मन के भीतर के भावों को दर्शाने के लिए, मन के भीतर के भावों को दर्शाने के लिए। और अब हम देखें तीसरा पॉइंट प्रसाद के इतिहास बोध में, तो तीसरा पॉइंट है चरित्र ज़्यादा ऐतिहासिक, कुछ काल्पनिक हैं, तो इसे हमें प्रिंटेड नोट्स से देख लेना है। तो इस तरीके से क्लास 45 यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य क्लास 46। अब हम देखें चरित्र योजना। चरित्र योजना में पहला पॉइंट है प्रेमचंद और प्रसाद। तो प्रेमचंद और प्रसाद में उद्देश्य प्रधान रचना है, उद्देश्य प्रधान रचना जिसमें चरित्र प्रधान रचना है, उद्देश्य प्रधान रचना से चरित्र प्रधान रचना है। चरित्र प्रधान रचना में प्रेमचंद का गोदान है जो कि 1936 में लिखा गया, और प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी है जो कि 1934 में लिखा गया। तो प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी जो कि 1934 में लिखा गया, और प्रेमचंद का गोदान जो कि 1936 में लिखा गया। ये चरित्र प्रधान रचना है। तो ध्रुव स्वामिनी में चरित्र प्रधान है, सरल कथानक है, आधुनिक नज़रिया है। ध्रुव स्वामिनी में चरित्र प्रधान है, सरल कथानक है, आधुनिक नज़रिया है। अब पहला पॉइंट हम देखें चरित्र योजना में पृष्ठभूमि जिसे कहते हैं, पृष्ठभूमि देखें तो प्रारंभिक नाटक की परंपरा नहीं, पश्चिमी प्रारंभिक नाटक की परंपरा नहीं मिली, पश्चिमी प्रारंभिक नाटक की परंपरा नहीं मिली पृष्ठभूमि में, ये है। दूसरा पॉइंट है वर्गगत चरित्र। तो वर्गगत चरित्र में देवता, बुरा और अच्छा, दानव, देवता, बुरा और अच्छा और दानव, ये 3 चरित्र हैं। तीसरा पॉइंट है स्वच्छंदतावादी। स्वच्छंदतावादी में स्कंदगुप्त का नाम आता है, देवसेना का जयमाला, ये 3 स्वच्छंदतावादी चरित्र हैं। इनमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी है। चौथा पॉइंट है दोष। दोष क्या है, ज़्यादा चरित्र हैं, ज़्यादा चरित्र, जैसे मालिनी, प्रख्यात कीर्ति, धातुसेन, मात्रगुप्त। मालिनी, प्रख्यात कीर्ति, धातुसेन, मात्रगुप्त, ये ज़्यादा चरित्र हैं जो कि एक दोष है। अनन्वयी पद्धति, अन्वयी पद्धति, अन्वयी पद्धति, अन्वयी पद्धति का मतलब है अगर एक निष्ठ को अच्छा दिखाना अन्वयी पद्धति है, अगर एक निष्ठ को अच्छा दिखाना अन्वयी पद्धति है तो एक निष्ठ को अच्छा दिखाएगा वो अन्वयी पद्धति है। तो एक निष्ठ को अच्छा दिखाएगा वो अन्वयी पद्धति है। पर व्यतिरेकी पद्धति, व्यतिरेकी पद्धति, व्यतिरेकी पद्धति क्या है, अगर एक निष्ठ को अच्छा दिखाने के लिए, अगर एक निष्ठ को अच्छा दिखाने के लिए व्यभिचारी को बुरा दिखाएं तो वो व्यतिरेकी पद्धति होती है। अगर एक निष्ठ को अच्छा दिखाने के लिए व्यभिचारी को बुरा दिखाएं तो वो व्यतिरेकी पद्धति होता है। और अन्वयी पद्धति क्या है, अगर एक निष्ठ को अच्छा दिखाना अन्वयी पद्धति है तो एक निष्ठ को अच्छा दिखाएगा वो अन्वयी पद्धति है। अब देखते हैं स्कंदगुप्त का चरित्र। तो स्कंदगुप्त के चरित्र में भारतीय नेता है,
यानी भारतीय परंपरा से नेता हैं, ग्रीक परंपरा से ट्रेजिक हीरो है, और स्वतंत्रतावादी परंपरा से व्यक्ति वैचित्रवाद है। भारतीय नेता मतलब धीरोदात्त नायक है, यानी सिर्फ अच्छे धीरोदात्त नायक है। फलागम की अपेक्षा है भारतीय नेता से। ग्रीक यानी ट्रेजिक हीरो से, ग्रीक परंपरा से यानी ट्रेजिक हीरो से भद्र पुरुष है। और त्रासद अंत यानी हैमर्सिया हुआ है, त्रासद अंत यानी हैमर्सिया हुआ है। और फिर व्यक्ति वैचित्रवाद यानी स्वतंत्रतावादी व्यक्ति वैचित्रवाद में सहज यानी सहज नायक है, यानी अंतर्द्वंद होता है, अच्छाई और बुराई को धारण करता है। कैसा भी अंत कोई निश्चित नहीं है, कैसा भी अंत है कोई निश्चित नहीं है, परंतु पश्चिम के स्वतंत्रतावादी नाटक में अंत त्रासदी में ही होता है। कैसा भी अंत स्वतंत्रतावादी में होता है, परंतु पश्चिम के स्वतंत्रतावादी नाटक में अंत त्रासदी में ही होता है। अब हम देखें देवसेना का चरित्र, विजया का चरित्र, स्कंदगुप्त। देवसेना का चरित्र, विजया का चरित्र, स्कंदगुप्त। तो इसमें पॉइंट है, पहले पॉइंट देख लेते हैं कि अगर पूछा जाए किसी का भी चरित्र इन तीनों में से तो क्या क्या पॉइंट लिखेंगे। तो पहला पॉइंट है परिचय या भूमिका। परिचय या भूमिका यानी लेखक चरित्रों का निर्माण क्यों करता है। दूसरा पॉइंट है चरित्र का परिचय। तीसरा पॉइंट है चरित्र योजना की दृष्टि से मूल्यांकन, यानी सहज या असहज, किस परंपरा से प्रभावित और महत्व। और चौथा पॉइंट है धसा या धसी रह जाती है। तो अब हम देखते हैं विजया के चरित्र पर निबंध, विजया के चरित्र पर निबंध। तो पहला पॉइंट है इसके उत्तर में, लेखक चरित्रों का निर्माण इसलिए करता है कि लेखक चरित्रों का निर्माण इसलिए करता है ताकि वह उनकी अभिव्यक्तियों और टकराहटों के माध्यम से अपना मंतव्य या प्रतिपाद्य पाठकों तक पहुंचा सके। कुछ चरित्र लेखक की वैचारिकता के प्रतिनिधि होते हैं तो कुछ उसके विपरीत। अन्वयी और व्यतिरेकी पद्धतियों से दोनों प्रकार के चरित्र प्रतिपाद्य की प्रस्तुति में भूमिका निर्वाह करते हैं। ये फिर से पढ़ देता हूँ। लेखक चरित्रों का निर्माण इसलिए करता है ताकि वह उनकी अभिव्यक्तियों और टकराहटों के माध्यम से अपना मंतव्य या प्रतिपाद्य पाठकों तक पहुँचा सके। कुछ चरित्र लेखक की वैचारिकता के प्रतिनिधि होते हैं तो कुछ उसके विपरीत। अन्वयी और व्यतिरेकी पद्धतियों से दोनों प्रकार के चरित्र प्रतिपाद्य की प्रस्तुति में भूमिका निर्वाह करते हैं। दूसरा पॉइंट है विजया स्कंदगुप्त नाटक की एक नकारात्मक चरित्र है जिसके माध्यम से प्रसाद मानवीय चंचलताओं और नैतिक विचलनों का विरोध प्रस्तुत कर रहे हैं। वह मालव के महाश्रेष्ठी की पुत्री है और हूण आक्रमण के समय स्कंदगुप्त के सौंदर्य और वीरता को देखकर उस पर मोहित हो जाती है, किंतु जब उसे लगता है कि बंधु वर्मा ने स्कंदगुप्त को मालव साम्राज्य इसलिए दिया है ताकि स्कंद उसकी बहन देवसेना से विवाह कर ले, तो वह स्पष्ट हो जाती है और प्रतिहिंसा में जलने लगती है। वह देवसेना की हत्या की कोशिश करती है किंतु सफल नहीं होती। वह भट्टार्क की पत्नी के बावजूद स्कंद के प्रति पुनः प्रणय निवेदन प्रस्तुत करती है, किंतु पकड़ी जाने पर आत्महत्या कर लेती है। अंतिम दौर में उसे राष्ट्रभक्त दिखाया गया है, किंतु उसकी चंचलताएं राष्ट्रभक्ति पर भारी पड़ती हैं। तीसरा पॉइंट है चरित्र योजना की दृष्टि से देखें तो विजया का चरित्र कथानक में स्वतंत्र महत्व का नहीं है। ऐसा लगता है कि वह एक कठपुतली का प्रतीक है जिसका इस्तेमाल देवसेना के एकनिष्ठ एवं
आध्यात्मिक प्रेम की उच्चता दिखाने के लिए कंट्रास्ट के रूप में किया गया है। चौथा पॉइंट है, विजया के चरित्र का महत्व यह है कि वह आज के आधुनिक यथार्थ की चुनौतियों से जुड़ा विजया के चरित्र का महत्व यह है कि वह आज के आधुनिक यथार्थ की चुनौतियों से जुड़ता है और नारी पुरुष के जटिल होते जा रहे संबंधों को समझने में मदद करता है। प्रसाद का अंतिम नाटक ध्रुव स्वामिनी जिस प्रकार स्त्री के बुनियादी पक्षों को उठाने का साहस करता है, विजया के चरित्र में उसकी हल्की सी गूंज सुनाई पड़ती है। राष्ट्र प्रेम और काम चेतना का द्वंद्व जो जैनेंद्र के सुनीता जैसे उपन्यास के केंद्र में है, वह विजया के व्यक्तित्व में भी दिखता है और पाठक को बहुत देर तक विचार मग्न बनाए रखता है। अब हम देखते हैं स्कंदगुप्त का नामकरण। तो इसमें पहला पॉइंट है कैसे होता है, दूसरा है यह नाम क्यों, तीसरा पॉइंट है यह ना होता तो क्या होता। तो देवसेना अगर होता, घटना प्रधान होता यानी होड़ विजय, ये सब नाम होड़ विजय यानी घटना प्रधान होता है, ये सब नाम खराब हैं, इसलिए स्कंदगुप्त ही सही नाम है। ठीक, यह नाम क्यों, जो दूसरा पॉइंट है यह नाम क्यों, क्योंकि इसमें पहला पॉइंट है नवजागरण है, चरित्र प्रधान है, दर्शन यानी आनंदवाद, आनंदवाद को दिखाने के लिए एक चरित्र को उठा लेते हैं, क्योंकि देवसेना पहले से आध्यात्मिक बिंदु पर पहुंची हुई है, परंतु स्कंदगुप्त संघर्ष कर अंत में ऐसे बिंदु पर पहुंचा है, इसलिए स्कंदगुप्त पाठक के ध्यान में गड़ जाता है। ठीक, अब देखते हैं अभिनेता, अभिनेता या रंगमंचीयता, अभिनेता या रंगमंचीयता। तो इसमें दो चीज़ें देखनी है, एक देखना है क्या नाटक का अभिनय होना जरूरी है, और दूसरा है समस्याएं यानी अभिनेता या रंगमंचीयता की समस्याएं। तो क्या नाटक का अभिनय होना जरूरी है, तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक है जरूरी नहीं है और दूसरा है वांछनीय, यानी वांछनीय है जरूरी नहीं है। तो जरूरी नहीं दो बातें इसमें हैं, एक पाठ्य नाटक, दूसरा है मंचीय नाटक। पाठ्य नाटक और मंचीय नाटक। पाठ्य नाटक जैसे गेरे या गोथे का जो फास्ट नाटक है, गेरे या गोथे का जो फास्ट नाटक है वो पाठ्य नाटक है, यानी ये अनभिनय नाटक है। गेरे या गोथे फास्ट जो है इनका नाटक वो अनभिनय नाटक है। ठीक, अब हम देखते हैं अभिनेता या रंगमंचीयता की समस्याएं। अब हम देखते हैं अभिनेता या रंगमंचीयता की समस्याएं। तो समस्याओं में पहली समस्या है प्रसाद की विचारधारा। प्रसाद की विचारधारा, जिसमें पॉइंट है रंगमंचीयता का ध्यान नहीं रखते हैं, रंगमंचीयता का ध्यान नहीं रखते हैं। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त का नया संस्करण जो मंच पर देखा जा सके, चंद्रगुप्त का नया संस्करण जो मंच पर खेला जा सके वो है अभिनव चंद्रगुप्त। ठीक, दूसरी समस्या है दृश्य योजना की। दृश्य योजना में तीन समस्या आती है। पहली तो है दृश्य योजना में दृश्य योजना जो है वो कठिन है, यानी जो बाद का दृश्य है वो कठिन है, तो इसके समाधान में प्रतीकात्मक रंग तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा दृश्य योजना में समस्याएं हैं कि दृश्य बहुत सारे हैं, यानी 33 दृश्य हैं इस नाटक में, स्कंदगुप्त में। और दृश्य योजना में जो तीसरी समस्या है वो है दृश्य योजना असंबद्ध है। असंबद्ध मतलब बिखरे हुए हैं, अनावश्यक घटनाएं और चरित्र हैं, लिंक नहीं बन पाता है। और अगर अन्य समस्याएं देखें तो अन्य समस्याओं में चरित्रों की संख्या ज़्यादा है, यानी अनावश्यक चरित्र हैं, महत्व का अनुपात कम है। भाषा मतलब समस्या एक है, दर्शन के प्रसंग हावी हैं, इतिहास जो है वो समस्या एक है, ज़्यादा समय ज़्यादा लेता है, ये एक समस्या है।
13 गीत हैं। तो ये भी एक समस्या का कारण बन जाता है। और इसके समाधान में इब्राहिम अलकाजी और बा व कारंत का दृष्टिकोण लिखना है। तो अभिनेता या रंगमंचयता में समाधान में हमें इब्राहिम अलकाजी और बा व कारंत का दृष्टिकोण लिखना है। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 46 यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य क्लास 47, नाटक के तथ्यों की दृष्टि से स्कंदगुप्त। तो इसमें नाटक के तथ्यों की दृष्टि से स्कंदगुप्त में पहला तत्व है उद्देश्य, दूसरा है कथानक या कथा वस्तु, तीसरा चरित्र, चौथा भाषा शैली, पांचवा कथोपकथन, छठा देश काल वातावरण और सातवां है रंग संकेत। ठीक, तो भूमिका जो है नाटक के तथ्यों की दृष्टि से स्कंदगुप्त, ये भूमिका हमें भारत दुर्दशा में से देख लेना है। और अब आते हैं उद्देश्य। दूसरा पॉइंट है उद्देश्य। तो उद्देश्य में का पॉइंट है, ना फलागम होता है, ना विरेचन होता है, अनिश्चित सा अंत है, जिसे प्रसादांतता कह सकते हैं। तो उद्देश्य में का पॉइंट है, ना फलागम होता है, ना विरेचन होता है, अनिश्चित सा अंत है, जिसे प्रसादांतता कह सकते हैं। खा पॉइंट है, नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करना, नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करना। गा पॉइंट है, आनंदवाद और समरसतावाद दर्शन की अभिव्यक्ति करना, आनंदवाद और समरसतावाद दर्शन की अभिव्यक्ति करना। तीसरा पॉइंट है कथानक। कथानक में का पॉइंट है, कथा वस्तु मिश्र है, उसमें इतिहास की बहुत सी सामग्री ली गई है, किंतु ऐतिहासिक प्रामाणिकता का उल्लंघन किए बिना कल्पना का पर्याप्त समावेशन भी किया गया। खा पॉइंट है, कथानक एक सूत्रीय नहीं बहुसूत्रीय है, अर्थात आधिकारिक कथा के समानांतर बहुत सी अवान्तर कथाएं हैं। कुछ अवान्तर कथाएं उपयोगी हैं, जैसे बंधु वर्मा की कथाएं, तो कुछ अनुपयोगी प्रतीत होती हैं, जैसे मातृगुप्त तथा मालिनी की कथा। गा पॉइंट है, कथानक का विकास ना तो भारतीय सुखांत नाटकों की तरह 5 कार्यावस्थाओं के अनुसार हुआ है। फिर से बोलता हूँ गा पॉइंट, कथानक का विकास ना तो भारतीय सुखांत नाटकों की तरह 5 कार्यावस्थाओं के अनुसार हुआ है और न ही पश्चिम की त्रासदी के समान 5 चरणों के समान। कथानक की गति न वक्र और न एक रेखीय, कथानक की गति न वक्र और न एक रेखीय। घा पॉइंट है, स्कंदगुप्त के कथानक को ध्यान से देखें तो लगता है कि प्रसाद ने भारतीय कार्यावस्थाओं और पश्चिमी चरणों को आपस में घुला दिया है। यह एक असंभव सी कोशिश थी और इसने कथानक की उच्चावचता को जटिल बनाया। इसमें पहला पॉइंट है, पहले अंक में जब पणदंत स्कंदगुप्त को भारत देश से जुड़े दायित्वों के लिए प्रेरित करता है तो प्रारंभ कार्यावस्था का संकेत मिलता है, किंतु इसी अंक में विदेशी आक्रमण की संभावना से ग्रीक नाटक के पहले चरण व्याख्या का भाव भी मिलता है या उभरता है। दूसरा पॉइंट है, दूसरे अंक में स्कंदगुप्त राष्ट्र की रक्षा के लिए सन्नद्ध दिखता है, तो इसे प्रयत्न यानी कार्यावस्था कह सकते हैं।
इसी के समानांतर अनंत देवी और भट्टार्क के षड्यंत्र बदले हैं और इस स्थिति को ग्रीक ट्रेजेडी के दूसरे चरण अर्थात द्वंद्व के विकास के रूप में देखा जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, तीसरे अंक में कथानक निराशा और अनिश्चय की ओर बढ़ता है क्योंकि भट्टार्क के विश्वासघात के कारण स्थितियां जटिल हो जाती हैं। इस अंक के अंत में प्राप्त्याशा के स्थान पर पश्चिमी चरम बिंदु का भाव ज़्यादा स्पष्ट है। चौथा पॉइंट है, चौथे अंक के शुरुआत से ही निगति का भाव दिखता है क्योंकि कथा त्रासद अंत की ओर बढ़ती प्रतीत होती है, किंतु स्कंदगुप्त के बच जाने, भट्टार्क के हृदय परिवर्तन और रत्नगिरह के मिलने से स्थितियां सुधरती और नियताप्ति कार्यावस्था का संकेत मिलता है। पांचवा पॉइंट है, पांचवा अंक भारतीय फलागम और पश्चिमी पतन का मिला जुला रूप है क्योंकि साम्राज्य का संकट दूर हो गए हैं किंतु नायक की व्यक्तिगत आकांक्षाएं अधूरी रह गई हैं। इस विशेष अंत को ही प्रसादांत कहा जाता है। अब अंगा नंबर पॉइंट है, गीतों की उपस्थिति में कथानक के कसाव को कम किया है जो स्कंदगुप्त की बड़ी समस्या है। पारसी रंगमंच के दबाव में प्रसाद ने गीतों का बहुतायत में प्रयोग तो किया किंतु कुछ अपवादों को छोड़कर गीतों ने प्रभाव में वृद्धि नहीं की। चौथा पॉइंट है, पात्र हमें प्रिंटेड नोट्स से देखना है। पांचवा पॉइंट है, भाषा शैली, यह भी प्रिंटेड नोट्स से देखना है। छठवां पॉइंट है, कथोपकथन या संवाद। तो कथोपकथन या संवाद में का नंबर है, स्कंदगुप्त का संवाद सामान्य पाठक के लिए सहज बोधगम्य नहीं है। वे रंगमंचीय प्रभाव की दृष्टि से भी कमजोर हैं। हाँ, पाठ्य साहित्य की दृष्टि से उनका सौंदर्य चमत्कार पैदा करता है। खा पॉइंट है, संवाद योजना में प्रमुख समस्या यह है कि कई संवाद कथानक से कटे हुए दार्शनिक उद्गार मात्र हैं, जैसे धातुसेन और प्रख्यात कीर्ति के कुछ कथन। कुछ संवाद बेहद लंबे और अनुपयोगी हैं, जैसे मात्रगुप्त के कुछ कथन। तो कुछ संवाद उपयोगी होते हुए भी अपनी लंबाई के कारण उबाऊ हो गए हैं, जैसे स्कंद और देवसेना के कुछ संवाद व स्वगत। गा पॉइंट है, इसके बावजूद नाटक में बहुत से संवाद ऐसे भी हैं जो एकदम सरल सहज भाषा में होने के कारण प्रसाद गुण से युक्त हैं और छोटे चुस्त और गतिशील हैं। जैसे है देवकी का कथन है, चल रे खद के प्यासे कुत्ते चल अपना काम कर, चल रे खद के प्यासे कुत्ते चल अपना काम कर। सातवां पॉइंट है, देश काल या वातावरण। इसमें का पॉइंट है, देश के संबंध में पर्याप्त संकेत जैसे मालव, गांधार, कुसुमपुर, उज्जैनी। खा पॉइंट है, ऐतिहासिक नाटक है, अतः काल संबंधी सूचनाएं भी पर्याप्त मात्रा में हैं। भूमिका में भी प्रसाद ने काल संबंधी जानकारियां स्पष्ट की हैं। गा पॉइंट है, वातावरण। इतिहास और तत्सम भाषा जानने वाले पाठक के लिए
वातावरण सघन है, किंतु आम पाठक या दर्शक वातावरण से तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाता। यूं प्रसाद ने खुद कहा है कि उनके नाटक सुनिश्चित संपन्न दर्शकों के लिए है, इक्के वालों और खोमचे वालों के लिए नहीं। यूं प्रसाद ने खुद कहा है कि उनके नाटक सुरिचित संपन्न दर्शकों के लिए है, इक्के वालों और खोमचे वालों के लिए नहीं। 8वां पॉइंट है रंग संकेत या रंगमंचीयता। आज के नाटकों की तुलना में रंग संकेत भले ही कम हो, किंतु परंपरागत नाटकों की तुलना में अधिक है और उपयोगी भी है। जैसे उदाहरण है देवसेना का सिहिर उठती है, क्या मुझे अपनी बलि देनी होगी, घूम कर देखती है विजया विजया। अब हम देखते हैं स्कंदगुप्त में विभिन्न नाट्य शैलियों का समन्वय। स्कंदगुप्त में विभिन्न नाट्य शैलियों का समन्वय, जिसमें भारतीय, अरस्तुई, स्वच्छंदतावादी, पारसी और लोक नाट्य शैली है। तो भारतीय में है रस जो है वो उद्देश्य है, रस उद्देश्य है। दूसरा पॉइंट है भारतीय में धीरोदात्त नायक है। तीसरा पॉइंट है कार्यावस्थाएं हैं, फलागम, यानी कार्यावस्थाएं में फलागम है, कार्यावस्थाएं 5 है जिसमें फलागम तक है। चौथा पॉइंट है वर्गगत चरित्र हैं, यानी महान चरित्र या शैतानी चरित्र है। अरस्तुई में अगर हम देखें तो पहला पॉइंट है विरेचन या दुखांत जैसा अंत दिखाई पड़ता है। दूसरा पॉइंट है नायक भद्र पुरुष है। तीसरा पॉइंट है चरण, यानी पतन तक चरण होते हैं। चौथा पॉइंट है वर्गगत चरित्र है। स्वच्छंदतावादी नाट्य शैली में देखें तो इसमें स्वच्छंदतावादी में पहला पॉइंट है नियमों में अरुचि है। दूसरा पॉइंट है चरित्रों में सहजता जैसे स्कंदगुप्त, देवसेना। तीसरा पॉइंट है प्रसादांतता। चौथा पॉइंट है आत्महत्या, युद्ध, राजद्रोह जैसे दृश्य नहीं दिखाना चाहिए, पर दिखाया गया है मंच पर। पारसी नाट्य शैली से देखें तो पारसी नाट्य शैली में पहला पॉइंट है गीतों का प्रयोग हुआ है। दूसरा पॉइंट है रोमांचक या कठिन दृश्य की योजना। तीसरा पॉइंट है पर्दों वाला विधान। और चौथा पॉइंट है प्रसाद पारसी रंगमंचों का विरोध करते थे, पर उनका प्रभाव कम करने के लिए पारसी परंपरा के कुछ तत्व अपने नाटक में शामिल किए। उसके बाद है लोक नाट्य शैली, जो कि स्कंदगुप्त में नहीं दिखाई देता है। अब हम देखते हैं स्कंदगुप्त का शिल्प। तो स्कंदगुप्त का शिल्प भूमिका जो है वो वहीं से लेना है, वहीं से मतलब भारतेंदु जो भारत दुर्दशा है वहाँ से। भाषा शैली जो है ये प्रिंटेड नोट्स से देखना है। चरित्र जो है ये प्रिंटेड नोट्स से देखना है। कथानक योजना जो है वो वहीं से लेना है, भारत दुर्दशा से। और 5वां जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष इसका खुद से लिखना है। ठीक, अब हम देखें कि प्रसाद एक स्वच्छंदतावादी नाटककार हैं, सिद्ध करें। प्रसाद एक स्वच्छंदतावादी नाटककार हैं, सिद्ध करें। तो इसकी भूमिका हम देख लेते हैं कि भूमिका कैसे लिखेंगे। 18वीं शताब्दी के अंत में रूसों के प्रभाव से पश्चिम में स्वच्छंदतावाद का आरंभ हुआ, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शेली, कीटस, बायरन जैसे कवियों ने काव्य रचना की, तो गेटे, विक्टर, ह्यूगो, सिलर और मार्लो जैसे नाटककारों ने नाटकों की रचना की।
नवजागरण की प्रक्रिया में स्वच्छंदतावाद भारतीय साहित्य तक पहुंचा। प्रसाद हिंदी के पहले नाटककार हैं जिन्होंने इस परंपरा को हिंदी में स्थापित करने का गंभीर प्रयास किया। यह प्रभाव उनके अन्य नाटकों की तरह स्कंदगुप्त की तरह स्पष्टता प्रदर्शित होता है। स्वच्छंदतावाद का मूल लक्षण है शास्त्रीय नियमों और रूढ़ियों से मुक्त होकर सहजता पर बल देना। गौरतलब है कि प्रसाद छायावाद के वरिष्ठ कवि हैं और छायावाद ही हिंदी साहित्य में स्वच्छंदतावाद का प्रतिनिधि माना जाता है। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि प्रसाद के नाटकों में स्वच्छंदतावाद दिखे। अब हम देखते हैं स्कंदगुप्त में स्वच्छंदतावादी विशेषताएं। स्कंदगुप्त में स्वच्छंदतावादी विशेषताएं, जिसमें का पॉइंट है चरित्रों की मनोवैज्ञानिक सहजता पर बल। चरित्रों की मनोवैज्ञानिक सहजता पर बल यानी अंतर्द्वंद और विचलन दिखाना। अंतर्द्वंद और विचलन दिखाना यानी देवसेना, हृदय की कोमल कल्पना। खा पॉइंट है प्रसादांतता। गा पॉइंट है कथानक के विकास में न कार्यावस्थाओं को पूरा महत्व न ही चरणों को। घा पॉइंट है युद्ध, आत्महत्या और राजद्रोह जैसे वर्जित दृश्य दिखाना। अंगा पॉइंट है कुछ स्वच्छंदतावादी नाटककारों जैसे सिलर, मार्लो और गेटे में अतीत के प्रति रोमानी बोध विद्यमान था। इतिहास के प्रति ऐसी ही रोमानियत स्कंदगुप्त में भी है। चा पॉइंट है स्वच्छंदतावाद में भावनाओं का विशेष महत्व होता है। देवसेना जैसे चरित्र और रामा, देवकी तथा कमला भी ऐसी ही ऊंची भावनाओं के प्रतिनिधि हैं। निष्कर्ष में हमें लिखना है पहले स्वच्छंदतावादी नाटककार हैं और पहले ही बार में स्वच्छंदतावाद को ठीक से स्थापित कर पाए हैं। तो इसी के साथ स्कंदगुप्त नाटक यहीं पर समाप्त होता है और अब शुरू होता है आषाढ़ का एक दिन। तो आषाढ़ के एक दिन में अगर हम पात्र परिचय के बारे में जान लें तो इसमें पहले पात्र हैं अंबिका। अंबिका जो है वो ग्राम की एक वृद्धा है। ग्राम की एक वृद्धा है। दूसरा पात्र है मल्लिका। मल्लिका जो है वो अंबिका की पुत्री है। तीसरा है कालिदास जो कि कवि हैं। चौथे हैं दंतुल जो कि राजपुरुष हैं। पांचवें हैं मातुल जो कि कवि मातुल हैं। छठे हैं निक्षेप जो कि ग्राम पुरुष है। मातुल जो हैं वो कवि हैं मातुल के, और निक्षेप जो हैं वो ग्राम पुरुष हैं। सातवें पात्र है रंगिणी। रंगिणी जो कि नागरी है। संगिनी आठवां पात्र है संगिनी जो कि नागरी है। नौवां पात्र है अनुस्वार जो कि अधिकारी है। 10वां पात्र है अनुनासिक जो कि अधिकारी है। 11वां पात्र है प्रियंगु मंजरी जो कि राजकन्या जो कि राजकन्या यानी कवि पत्नी है, जो कि राजकन्या या कवि पत्नी है। फिर 12वें पात्र हैं विलोम। विलोम जो है वो ग्राम पुरुष है। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 47 यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य क्लास 48, इसमें हम देखते हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश जो कि आषाढ़ के एक दिन के लेखक हैं। तो मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन लिखा है, लहरों के राजहंस लिखा है, आधे अधूरे लिखा है और पैरों तले की जमीन इसे लिखा है। तो आषाढ़ का एक दिन जो है वो कुछ लघु है,
कुछ लघु यानी अंडे के छिलके, नाटक, शायद, धारियाँ, ये सभी जो नाटक हैं। देखिए, मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन लिखा। उसके बाद लहरों के राजहंस लिखा, जिसका नायक है नंद, जो कि बुद्ध का भाई है। नायक नंद है, जो कि बुद्ध का भाई है। तीसरा है इनका आधे अधूरे, जिसका नायक महेंद्र नाथ है। महेंद्र नाथ की पत्नी है सावित्री। और दूसरे हैं महेंद्र नाथ, जो कि लिजलीजा व्यक्ति है। महेंद्र नाथ जो कि लिजलीजा व्यक्ति है। चौथा इन्होंने लिखा पैरों तले की जमीन। और फिर कुछ लघु, अगर इनके हम देखें, कुछ लघु जो हैं, मतलब छोटे जो लिखे हैं, उसमें हैं अंडे के छिलके। और नाटक इनका देखें तो शायद, धारियाँ, ये इनके नाटक हैं। अब हम देखते हैं संभावित प्रश्न। तो संभावित प्रश्न में पहला प्रश्न है, आषाढ़ के एक दिन की मूल संवेदना या प्रतिपाद्य पर विचार करें। 2 स्टार। दूसरा प्रश्न है, क्या आषाढ़ के एक दिन को अस्तित्ववादी विचारधारा की संदर्भ में समझा जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे? 2 स्टार। तीसरा प्रश्न है, नामकरण का औचित्य स्पष्ट करें। क्या आप कोई नाम सुझाना चाहेंगे? 2 स्टार। चौथा प्रश्न है, मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन में ऐतिहासिक कथा वस्तु क्यों ली? इस संबंध में उनकी ऐतिहासिक दृष्टि को स्पष्ट करें और बताएं कि इस नाटक में इतिहास कितना और कितनी कल्पना। 2.5 स्टार। पांचवा प्रश्न है, ऐतिहासिक कथा वस्तु के बावजूद वास्तविक रूप में आषाढ़ का एक दिन आज का तथा आज के लिए नाटक है। मोहन राकेश के इस कथन के संदर्भ में इस नाटक की समकालीन प्रासंगिकता पर विचार करें। 3 स्टार। छठा प्रश्न है, आषाढ़ के एक दिन के शिल्प पर निबंध लिखें। 3 स्टार। सातवां प्रश्न है, आषाढ़ के एक दिन की भाषा शैली पर विचार करें। मोहन राकेश की भाषा किस तरह प्रसाद और प्रेमचंद की भाषाई परंपराओं से पृथक है? 2 स्टार। आठवां प्रश्न है, आषाढ़ के एक दिन की चरित्र योजना पर विचार करें। क्या इसकी चरित्र योजना पर अस्तित्ववाद और नवलेखन का प्रभाव देखा जा सकता है? 2 स्टार। 9वां प्रश्न है, कालिदास के चरित्र पर विचार करें। 2 स्टार। 10वां प्रश्न है, मल्लिका के चरित्र पर विचार करें। 2 स्टार। 11वां प्रश्न है, विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास क्या है? एक सफल विलोम। इस कथन की व्याख्या करें। 2 स्टार। 12वां प्रश्न है, मोहन राकेश चाहते थे कि आषाढ़ का एक दिन के माध्यम से हिंदी के मौलिक रंगमंच की स्थापना का प्रयास करें। इस संबंध में उनका दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए बताएं कि आषाढ़ के एक दिन में वे कहां तक सफल हो सके हैं। 3 स्टार। 13वां प्रश्न है, रंगमंच की दृष्टि से आषाढ़ के एक दिन का मूल्यांकन करें। इस संबंध में भारत दुर्दशा और स्कंदगुप्त से तुलना भी करें। 3 स्टार। 14वां प्रश्न है, नाटक के तथ्यों की दृष्टि से स्कंदगुप्त पर विचार करें। 3 स्टार। 15वां प्रश्न है, आषाढ़ के एक दिन में विभिन्न नाट्य शैलियों का समन्वय किस प्रकार हुआ है, समझाइए। 2 स्टार। और 16वां प्रश्न है, क्या आषाढ़ के एक दिन को त्रासदी माना जा सकता है? तो कैसे और किसकी त्रासदी? 2 स्टार।
तो इसी के साथ क्लास नंबर 48 हिंदी साहित्य का यहीं पे समाप्त होता है।